नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल भी जानेंगे। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। और शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। गुरदासपुर जिले के हल्का फतेहगढ़ चूड़िया में संगत दर्शन के दौरान सीएम प्रकाश सिंह बादल ने 65 पंचायतों की समस्याओं को सुना और कहा कि लोगों की समस्याओं को दूर करना उनका कर्तव्य है। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से उन्हें संगत दर्शन बीच में ही छोड़ना पड़ा। अकाली बीजेपी सरकार का एजेंडा सूबे में शांति कायम रखते हुए विकास को आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने गुरदासपुर में अपने संगत दर्शन के दौरान ये बयान दिया। गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूड़िया में मुख्यमंत्री ने संगत दर्शन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया और इलाके के विकास के लिए ग्रांट जारी की। इस मौके पर सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि अकाली बीजेपी सरकार के सिर्फ 2 एजेंडे हैं, जिसके तहत शांति और विकास के रास्ते पर सूबे को आगे ले जाना ही प्राथमिकता है। 2 एजेंडा है श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी का। एक सब तो ज्यादा कम्यूनल हारमोनी और पीस, दूजा है डेवलपमेंट। आ तुसीं वेख लो एक पिंड, कदे कोई चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्टेज किसी ने संगत दर्शन नहीं किया। मैं तकरीबन हफ्ते 4 दिन करना। बिजलीवाल में मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ की लागत से तैयार 66 केवी ग्रिड पावर सब स्टेशन का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि अकाली बीजेपी सरकार में पंजाब बिजली सरप्लस राज्य बना है। आज पंजाब ऐसा सूबा है जिहड़ा बिजली तो सरप्लस है। किसी जमाने च आपां 30% डिफिसिट हुंदे सां, हुण पूरा होकर भी सरप्लस। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बताया कि वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर उनकी मुश्किलें दूर करते हैं। मुख्यमंत्री ने पावर सब स्टेशन का उद्घाटन करते समय सूबे को पावर सरप्लस बनाने का दावा भी किया। अजय महाजन, जी मीडिया, गुरदासपुर। संगत दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के एक दिन पहले किए गए धरना प्रदर्शन को लेकर नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि रोष प्रदर्शनों की बजाय कांग्रेस को अपनी शक्ति प्रदेश के हित में लगानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने फिर से कांग्रेस को नसीहत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि धरने के बजाय कांग्रेस को अपनी एनर्जी विकास के काम में लगानी चाहिए। गन्ना किसानों का बकाया जल्द अदा करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने गुरदासपुर के दीनानगर में धरना प्रदर्शन किया था। उसके एक दिन बाद ही मुख्यमंत्री गुरदासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए नसीहत भी दे डाली। मुख्यमंत्री ने कहा कि धरना प्रदर्शन में टाइम बर्बाद करने के बजाय कांग्रेस अपनी ताकत का इस्तेमाल पंजाब के लोगों के विकास में लगाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं कहना ये जिहड़ी एनर्जी वेस्ट करते हैं, ये लोगों की भलाई वास्ते, अमन शांति वास्ते, भाईचारक साझ वास्ते, लोगों की बेहतरी वास्ते एनर्जी वेस्ट करते। एवें रेल रोको, धरने लाओ, ये ना की फर्क पड़े। बुधवार को धरने के दौरान कांग्रेसी आपस में भिड़ गए थे, जिस पर मुख्यमंत्री बादल ने कहा कि उन्हें कांग्रेसियों के झगड़े में कोई रुचि नहीं है और उनका ध्यान विकास के मुद्दों पर है। स्टेज ऊपर ही कांग्रेस वर्करां ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ? मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ नहीं ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ है डेवलपमेंट। मुख्यमंत्री इससे पहले कह चुके हैं कि धरना प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस को वोट हासिल नहीं होंगे। कांग्रेसियों के झगड़े पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका ध्यान विपक्ष के झगड़ों पर नहीं, सूबे के विकास पर है। गुरदासपुर से अजय महाजन के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया। सतलुज नदी के किनारे रह रहे लोगों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि यहाँ के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब इस मुश्किल का हल किया जा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आनंदपुर साहब के साथ लगते सतलुज दरिया को चैनलाइज करने का काम जोरों पर है, जिसकी बदौलत दरिया किनारे बसे दर्जनों गांव को फायदा होगा। हर साल मानसून के दिनों में सतलुज का पानी अनंतपुर साहब के दर्जनों गांव के लिए तबाही लेकर आता है। इस बार भी लोगों को वही डर सता रहा है। इस बीच ड्रेनेज विभाग ने मोर्चा संभालते हुए सतलुज नदी को चैनलाइज करने का काम शुरू कर दिया है। चंदपुर, गजपुर, हरिवाल, मेहंदली, लोधीपुर,
गांव में दरिया के किनारे बड़े बड़े पत्थरों से तारों के जाल लगाकर इसे पक्का किया जा रहा है। ज्यादा मेन मकसद है हरिवाल मैंथली नु प्रोटेक्ट कर ले, पिंडा दी आबादी नु प्रोटेक्शन ले देन ले। अब आज की तारीख तक अप्रोक्सीमेट 60% काम खत्म कर लिया। वी विल ट्राई टू फिनिश इट बाय 30। अधिकारियों के मुताबिक 60% काम पूरा हो चुका है और बाकी बचा काम जून के आखिर तक पूरा हो जाएगा। वहीं लोगों ने भी विभाग के काम की सराहना की है। हालांकि उनकी मांग है कि बांध बनाकर ही समस्या का हल हो सकता है। काम चेक कर रहे थे, देख रहे हैं एज पर एस्टीमेट हो रहे हैं, काम चेक कीते हैं ते इस पिंड दी प्रोटेक्शन वास्ते जिहड़ी रिबटमेंट लाई जा रही है इन स्टेप्स दे विच ओनू चेक कीता ते काम ठीक हो रहा है, एज पर एस्टीमेट हो रहा है। बरसात के दिनों में दरिया का पानी किसानों के घरों और फसल के लिए बर्बादी बनकर आता है। ऐसे में प्रशासन के बाहर रोकथाम प्रबंधों का पुख्ता होना बेहद जरूरी है। बरसात के दिनों में हर बार सतलुज किनारे किसानों को खासा नुकसान झेलना पड़ता है। इस बार प्रशासन की मुस्तैदी के चलते शायद नुकसान होने से बचा जाए। आनंदपुर साहब से विमल कुमार के साथ अरविंदर सिंह, जी मीडिया। फतेहाबाद के भूना में हुए बस धमाके के मामले में हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में गांव जांडली के मुकेश नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। भूना में निजी बस में हुआ धमाका आतंकी नहीं बल्कि इत्तेफाकिया घटना थी। भूना के नजदीक निजी बस में हुए धमाके ने सनसनी का माहौल पैदा कर दिया था। आतंकी वारदात होने का शक इसलिए भी गहरा रहा था क्योंकि इससे पहले लो इंटेंसिटी वाले 2 धमाके हालिया दिनों में हो चुके थे। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच को गंभीरता से आगे बढ़ाया, जिसमें साफ हो गया है कि मुकेश नाम का शख्स गंधक और पोटेशियम के मिश्रण को बोतल में डालकर ले जा रहा था और इसका आतंकियों से कोई लेना देना नहीं है। ये केस जो फतेहाबाद में जो ब्लास्ट का केस था, ये सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया गया। जो लोकल पुलिस है वहाँ की, फतेहाबाद की, उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया। जो केस था ये घटना कोई आतंकी घटना नहीं थी, ये एक इत्तेफाकिया घटना थी। इस मिश्रण का इस्तेमाल खेतों में पक्षियों और जानवरों को भगाने के लिए किया जाता है। एडीजीपी ने बताया कि भविष्य में इस तरह का सनसनीखेज माहौल न बने, इस बाबत दुकानदारों की सूची तैयार की जाएगी जो इस तरह के केमिकल्स की बिक्री से जुड़े हैं। इस टाइप के केसेस से कितना सेंसेशन क्रिएट हो सकता है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस कि जो भी इस टाइप की चीज़ें बेचते हैं, पोटेशियम हो गई, सल्फर हो गई, उनका रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में कंपल्सरीली रखा जाए। भूना निजी बस बम धमाके से सबक लेते हुए पुलिस ऐसे दुकानदारों का रिकॉर्ड तैयार कर रही है जो इस तरह के केमिकल्स को बेचती है। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। बुधवार रात को फरीदाबाद में एक युवा व्यापारी की उसके घर के बाहर गोली मार दी गई। व्यापारी के घर के पास ही घात लगाकर बैठे 3 बाइक सवार बदमाशों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक शख्स की उसके घर के ठीक सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फरीदाबाद के सेक्टर 16 में 28 वर्षीय बिजनेसमैन की हत्या का मामला सामने आया है। वारदात उस वक्त की है जब अंकित अपने घर के अंदर जाने के लिए ऑडी कार से उतरे। उसी वक्त बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनके साथ हल्की धक्का मुक्की की और 3 गोलियां मारकर फरार हो गए। फुटेज से पता लगा कि एक इनोवा गाड़ी खड़ी हुई है, उसने टर्न लेकर के, पहले यूं था, उसका टर्न लेकर के धक्का मुगड़ा कर लिया। जैसे ही वो आया उसके साथ साथ मोटरसाइकिल पीछे से आई है और आते ही उन्होंने जो है यहाँ से मोटरसाइकिल से उतर के उसको गाड़ी की तरफ धकेला है और उनकी हाथापाई भी हुई है, बहुत मामूली सी। उसके बाद उन्होंने उसको गोली मार दी। परिजनों ने अंकित की हत्या के पीछे लूट का मकसद होने से इनकार किया है। उन्होंने इसे साजिश के तहत की गई हत्या करार दिया है। ऐसे लग रहा है कि मारने आए। फुटेज में ये भी दिख रहा है सर? नहीं, कोई पैसा उसके पास नहीं था, कोई पैसा नहीं छीना, मोबाइल तक नहीं छीना उससे, तो रॉबरी का कहां से हो गया। पुलिस हत्यारों तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ले रही है। हालांकि हत्या के पीछे क्या मोटिव हो सकता है, इस बाबत फिलहाल कुछ भी कहने से गुरेज कर रही है। अब ये इंसिडेंट हुआ है,
आए हैं लड़के मोटरसाइकिल पे, 3 लड़के हेलमेट लगाया हुआ था, तो गोली मार के भागे अंकित को। तो जैसे उसको हॉस्पिटल में ले गए, थोड़ी देर बाद वो एक्सपायर हो गए। तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, FIR दर्ज कर दी है। और जैसे टीम हमारी चाहिए की टीम भी है और भी थाने की टीम लगी हुई है, तो हम जल्दी इसमें सक्सेस होंगे। क्योंकि परिवार वालों का ये कहना है कि इसमें लूट का एंगल नहीं है, कोई भी चीज अंकित से लूटी नहीं गई है, सिर्फ बदमाशों का मकसद जो था वो उनको गोली मारना था। तो क्या ये बिजनेस राइवलरी है या कुछ और वजह है? इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। कैमरामैन गोपाल के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, फरीदाबाद। चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पूनम शर्मा ने अपनी महिला टीम के साथ मनीमाजरा के एक निजी होटल में पहुंचकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस दौरान टीम ने 4 महिलाओं को तो पकड़ लिया, लेकिन कई महिलाएं फरार होने में कामयाब रहीं। चंडीगढ़ के पूर्व मेयर पूनम शर्मा फिर से एक बार सुर्खियों में हैं। इस बार वो सुर्खियों में रही हैं जिस्म फरोशी के अड्डे पर रेड को लेकर। चंडीगढ़ पूर्व मेयर फिर से सुर्खियों में है। इस बार पूर्व मेयर पूनम शर्मा ने अपनी महिला टीम के साथ मिलकर मनीमाजरा के होटल में चल रहे जिस्म फिरोशी के गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान 4 महिलाएं पकड़ी गई, जबकि कई अन्य भागने में कामयाब रही। पूनम शर्मा के मुताबिक उन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी है। ये जो 4-5-6 हमने काबू करे, उसमें से 2 फिर भागी लड़कियां। फिर जो 4 हमने काबू करी, 3 उन्होंने फिर स्टेटमेंट दी कि ठीक है मैम, हम यहाँ से काम से आते हैं, हमारे को ये मालिक का जो होटल का ये बुलाता है। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी ने कोई भी शिकायत मिलने से इनकार कर दिया और जांच के दौरान मिलने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। वो उनसे वेरीफाई करें, फैक्ट्स वेरीफाई करेंगे, जैसी पूछताछ आफ्टर पूछताछ जो कार्रवाई में ले आएगी वो कर देंगे। पुलिस ने शिकायत मिलने की बात से इनकार कर दिया, लेकिन पकड़ी गई महिलाओं का मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल ले जाना कुछ तो इशारा कर रहा है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है और साथ ही ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये मामला किसी रैकेट का हिस्सा तो नहीं। नितिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सेल्फी विद डॉटर वर्ल्ड वेबसाइट लॉन्च की है, जिसे बीबीपुर के सरपंच और दारा सिंह के पोते ने तैयार किया है। बता दें कि दुनिया भर की बेस्ट सेल्फी विद डॉटर को इस साइट पर जगह दी जाएगी। सेल्फी विद डॉटर की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अंबाला से सेल्फी विद डॉटर वर्ल्ड वेबसाइट को लॉन्च किया गया। बीबीपुर के पूर्व सरपंच ने इसे तैयार किया है, जिसे विज ने लॉन्च किया। सेल्फी विद डॉटर मुहिम ने खूब वाहवाही लूटी, लोगों ने इसे खूब पसंद किया और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर जोर दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीबीपुर के पूर्व सरपंच के प्रयास की जमकर सराहना की। इससे प्रेरित सुनील जागलान ने दारा सिंह के पोते के साथ मिलकर सेल्फी विद डॉटर वर्ल्ड वेबसाइट तैयार की है, जिसे कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने लॉन्च किया। विज ने अपनी भतीजी के साथ यहाँ पर एक सेल्फी भी अपलोड की। अब उन्होंने ऑनलाइन दुनिया की पहली जो बेबी विद सेल्फी म्यूजियम की वेबसाइट आज इन्होंने लॉन्च की है। उनको आगे लाने के लिए अपनी बेटियों के साथ फोटो खिंचवाकर इसमें अपलोड करें। बीबीपुर के पूर्व सरपंच और पहलवान दारा सिंह के पोते ने इसे मिलकर तैयार किया है। दुनिया भर की बेस्ट सेल्फी विद डॉटर को इस साइट पर जगह मिलेगी। की जो यूथ है सेल्फी के लिए बड़ी क्रेजी है और इससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को और अधिक गति मिल सकती है। तो एक उत्तरदायी व्यक्ति होने के नाते हमने एक कैंपेन शुरू किया। आप सबकी शुभकामनाओं सहित ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें मैक्सिमम सेल्फी अपलोड करें, ताकि ये कैंपेन भी पिछली बार से ज्यादा वर्ल्ड वाइड सक्सेस हो। दरअसल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को वर्ल्ड लेवल पर पहुंचाने की खातिर इसकी शुरुआत की गई है। बीबीपुर के पूर्व सरपंच कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी मुहिम चला चुके हैं। सेल्फी विद डॉटर वर्ल्ड वेबसाइट को लॉन्च करने का मकसद इस मुहिम को दुनिया भर में फैलाना है। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। एक तरफ सेल्फी विद डॉटर वर्ल्ड वेबसाइट लॉन्च की गई, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस ने गोल्फ विद सरपंच अभियान की शुरुआत की है, जिसका मकसद इस खेल को ग्रामीणों तक ले जाना है।
हिसार, फतेहाबाद, जींद और भिवानी जिलों के गांव के सरपंच अब खेल खेल में पुलिसिंग को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इसके लिए गोल्फ विद सरपंच नाम का एक कैंपेन शुरू किया गया है। ग्रीन गोल्फ कोर्स का ख्याल आते ही मन में एक खास वर्ग का ध्यान आता है। ग्रामीणों के लिए तो गोल्फ दूर की कौड़ी कही जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि हरियाणा पुलिस इस खेल को ग्रामीणों तक ले जाने की कोशिश में है। इसके लिए हिसार रेंज के आईजी ने गोल्फ विद सरपंच का आगाज किया है, जिसमें 50 से ज्यादा गांव के सरपंचों को गोल्फ के गुर सिखाते हुए युवाओं को अपराध से दूर रखने को लेकर भी जागरूक किया जाएगा। लेकिन ये देखेंगे, लड़कों को संभाल के रखना सबसे बड़ी बात है कि लड़कों अगर सही दिशा में रहेंगे, उनको किसी न किसी चीज में लगा के रहेंगे, तभी गांव का भविष्य सुरक्षित है। आने वाले दिनों में 4-4 गांव के सरपंचों को बुलाया जाएगा, जिसमें गोल्फ के साथ क्राइम सहित 9 बिंदुओं पर चर्चा होगी। खास तौर से जिन गांव में अपराध ज्यादा है, वहां के सरपंचों को खास तौर पर न्योता दिया जा रहा है। एक जनरल इम्प्रेशन है कि गांव क्राइम इन्फेस्टेड है। हमने वहां के सरपंचों को पहले चरण में बुलाया है और उनसे बड़ा सार्थक संवाद हुआ है। पुलिस की गोल्फ विद सरपंच की मुहिम में हिसार, फतेहाबाद, जींद, भिवानी और सिरसा जिले शामिल हैं। इससे ग्रामीण गोल्फ भी सीखेंगे और पुलिसिंग सुधारने में भी मदद मिलेगी। गोल्फ को खास तौर पर एलीट क्लास का खेल माना जाता है, लेकिन हिसार रेंज के आईजी ने आम और खास अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच का फासला खत्म करने के लिए गोल्फ को ही चुना है। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से आज दिल्ली में आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने पूछताछ की है। वीरभद्र सिंह से सीबीआई ने करीब 7 घंटे पूछताछ की। 7 घंटे की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जो हैं वो सीबीआई दफ्तर से बाहर निकले हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सीधे यहां पर जा रहे हैं। सीबीआई सोर्सेज के हवाले से ये खबरों मिल रही है कि सीबीआई के पास तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जिसके बिहा पर आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के जो पारिवारिक मेंबर हैं उन पर कार्रवाई की जा सकती है, उनसे पूछताछ की जा सकती है। मुख्यमंत्री की जो पत्नी जो है प्रतिभा देवी, उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के जो बेटे विक्रमादित्य हैं उनसे सीबीआई जो है पूछताछ कर चुकी है। और इसके अलावा जो उनकी बेटी अपराजिता है उनसे पूछताछ की जा रही है। और लगभग आज 7 घंटे तक जो है पूछताछ मुख्यमंत्री से की गई है सीबीआई की तरफ से। और आने वाले दिनों में जो मुख्यमंत्री के सहयोगी हैं, चाहे चुन्नी लाल हो या फिर मुख्यमंत्री के जो पारिवारिक मेंबर हैं, उनसे भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई पूछताछ कर सकती है। कैमरामैन डेविड के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच झड़प हो गई, जिसकी वजह आम आदमी पार्टी की टोपी बनी। दिल्ली में आज एमसीडी के जॉइंट सेशन के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए। बीजेपी पार्षद को आपत्ति इस बात को लेकर थी कि आम आदमी पार्टी के पार्षद ने अपनी पार्टी की टोपी क्यों लगाई। दिल्ली में आज एमसीडी की मीटिंग के दौरान 2 पार्षद आपस में भिड़ गए। दरअसल आम आदमी पार्टी के पार्षद राकेश कुमार बैठक के दौरान पार्टी की टोपी पहनना चाह रहे थे, तभी बीजेपी के पार्षद नीरज गुप्ता ने उन्हें ऐसा करने से रोका। पहले दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई, लेकिन अचानक बीजेपी पार्षद नीरज गुप्ता और उनके समर्थकों ने राकेश कुमार की पिटाई कर दी। बाद में कुछ लोगों ने बीजेपी पार्षद को रोका। कहना चाहता हूँ, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, मेरे को मौका नहीं दिया जा रहा बोलने का। बीजेपी ने कहा कि नियम के मुताबिक पार्टी की टोपी नहीं पहनी जा सकती है। तस्वीरें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की तल्खी को तो साफ दिखा ही रही हैं। साथ ही ये भी बता रही हैं कि जनता के चुने हुए चेहरों को सभ्यता का पाठ पढ़ने की कितनी जरूरत है। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके के कस्तूरबा निकेतन चाइल्ड होम में मासूमों के साथ छेड़छाड़ का खुलासा हुआ है। दिल्ली के चाइल्ड होम में बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की है। घटना दिल्ली के डाबरी एक्सटेंशन की है, जहां 3 बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में एक चाइल्ड होम के संचालक पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि इसी महीने 2 जून को RS मीणा नाम के चाइल्ड होम संचालक ने 3 बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न किया। मामला सामने आने के बाद DWC के अधिकारियों ने 3 जून को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
इसमें जो सुपरिटेंडेंट है RS मीणा, इन्हीं को अरेस्ट किया है। बाकी जो ये दिल्ली सरकार के में चाइल्ड एंड डेवलपमेंट विभाग में है। इसी मामले में पुलिस ने 3 बच्चों और हाउस अटेंडेंट का बयान भी दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी संचालक को 1 दिन के रिमांड पर भी लिया है। चाइल्ड होम में बच्चों के साथ बदसलूकी और यौन उत्पीड़न जैसे मामले ना हो, इसके लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए थे। शिमला घूमने आए 3 सैलानियों पर कुदरत का कहर टूटा है। तेज तूफान की वजह से एक बड़ा पेड़ उखड़ा और उसके नीचे दबकर 2 जानें चली गई, जबकि एक अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। शिमला के नारकंडा के टूरिस्ट नेचर कैंप में पेड़ गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि तीसरा घायल बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून बारिश का दौर चल रहा है। इस बीच वीरवार की सुबह आए तूफान के चलते नारकंडा में एक पेड़ उखड़ गया, जो नजदीक ही बने टूरिस्ट कैंप पर जा गिरा। पंजाब के जलंधर से शिमला घूमने आए पर्यटकों ने यहां टेंट लगा रखा था, जिनके लिए टूरिस्ट नेचर कैंप मौत का कैंप साबित हुआ। हादसे में अशोक और राजेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गगन को IGMC शिमला में भर्ती कराया गया है। ये पंजाब जलंधर के रहने वाले हैं और शिक्षा विभाग में तीनों ही कार्यरत है और क्लरिकल में शायद इनकी पोस्टिंग है। तो ये तीनों जलंधर से हैं। ये घूमने के लिए यहाँ पर आए थे नारकंडा में, तो ये जलंधर के रहने वाले हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि कैंप ऑर्गेनाइजर ने सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा था या नहीं। साथ ही आपराधिक मामला दर्ज करने की बात कही है। हाँ, डेफिनेटली वो एंगल हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें क्रिमिनल केस रजिस्टर करेंगे। क्रिमिनल केस रजिस्टर करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि क्या जो टेंट्स लगाए गए हैं उसमें ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया था या नहीं रखा गया था। दरअसल पुलिस विभाग ने इस बाबत फॉरेस्ट विभाग से भी बात करने के संकेत दिए हैं, ताकि भविष्य में बारिश या बर्फबारी की वजह से ऐसे हादसे देखने को न मिले। तीनों पर्यटक पंजाब के जलंधर के रहने वाले, जो गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए शिमला के नारकंडा में आए थे। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। BCCI चीफ बनते ही अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला को बड़ा तोहफा देते हुए HPCA स्टेडियम को टेस्ट सेंटर्स में शामिल कर लिया है और अब धर्मशाला में भी टेस्ट मैच होगा। BCCI चीफ बनते ही अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश को तोहफा देते हुए धर्मशाला को टेस्ट सेंटर्स की लिस्ट में शामिल किया है। पहला मैच धर्मशाला में फरवरी में खेला जाएगा। धर्मशाला में भारत पाक T20 मैच का आयोजन सियासत की भेंट चढ़ गया था। सूबा सरकार और विपक्ष की जुबानी जंग के बीच उसे रद्द करना पड़ा था। इससे धर्मशाला के लोग निराश जरूर हुए, लेकिन इस बार उनके लिए BCCI के पिटारे से काफी कुछ मिला है। अनुराग ठाकुर के BCCI अध्यक्ष की कमान संभालते ही धर्मशाला को टेस्ट वेन्यू की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद धर्मशाला के स्टेडियम में पहले टेस्ट मैच के आयोजन का रास्ता साफ हो चला है। टीम इंडिया अगले साल फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच धर्मशाला में खेलेगी। इससे पहले अक्टूबर-नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज का एक मैच भी धर्मशाला को मिलेगा। BCCI ने 6 नए टेस्ट मैच सेंटर्स की घोषणा की है। इसमें धर्मशाला सहित रांची, इंदौर, राजकोट, विशाखापट्टनम और पुणे शामिल हैं। BCCI चीफ बनने के बाद पहली बार हिमाचल पहुंचे अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में टेस्ट मैच करवाए जाने की बात कही थी। बरहाल धर्मशाला स्टेडियम में अब क्रिकेट प्रेमी टेस्ट मैच का भी मजा उठा सकते हैं। धर्मशाला में वनडे और 2020 मैच हो चुके हैं, लेकिन टेस्ट मैच का दर्जा मिलना बाकी था। धर्मशाला में टेस्ट मैच के आयोजन का ऐलान होने से HPCA भी गदगद है और BCCI का धन्यवाद कर रही है। अक्टूबर-नवंबर में न्यूजीलैंड के साथ होने वाले वनडे सीरीज का एक मैच धर्मशाला में भी खेला जाएगा। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विनोद मित्तल, जी मीडिया। कश्मीर में बढ़ती आतंकी वारदातों के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या आतंकी घुसपैठ और उन्हें फंडिंग करने वाले ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। इस सवाल पर गृह मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और संबंधित एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में बड़े मिलिटेंट हमलों और फंडिंग पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय आवश्यक कदम उठा रही है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर जब से कमान संभाली, उसके बाद घाटी में आतंकी हमलों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। घाटी में हंदवाड़ा, बिजबेहड़ा, अनंतनाग में हुए हालिया आतंकी हमले इसका सबूत है। आतंकियों को होने वाली फंडिंग को लेकर भी चिंता जाहिर की जा रही है। इस बीच पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह ने साफ किया है कि गृह मंत्रालय और संबंधित जांच एजेंसियां इस दिशा में कड़े कदम उठा रही हैं और सुरक्षा के मसले पर कोताही बरतने का सवाल ही नहीं उठता। मेरा ये कहना है कि गृह मंत्रालय और भी जितने संबंधित एजेंसीज हैं, इन सब बातों का संज्ञान लिए हुए हैं और समय समय पर वो इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर उचित कार्रवाई करते भी हैं। इसलिए हमें आश्वस्त रहना चाहिए कि देश की सुरक्षा को लेकर के किसी प्रकार से समझौता कहीं भी किया नहीं जाएगा। अगले महीने अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जबकि 22 जून को अनंतनाग में विधानसभा चुनाव है। इसे लेकर भी सूबे की सुरक्षा का मुद्दा अहम हो जाता है। पिछले साल के मुकाबले इस साल सीमा पार से घुसपैठ के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो चिंता बढ़ाने वाली बात है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने जमीन में दफन हथियार बरामद किए हैं, जिसमें पाक मेड पिस्टल सहित हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक सामग्री शामिल है। गनीमत ये रही कि आतंकियों के हाथ नहीं लगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने लाल फॉरेस्ट एरिया में छुपाया हथियारों का जखीरा बरामद किया है, जिसमें पाक में बनी पिस्टल भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। कालाकोट पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले लाल फॉरेस्ट एरिया से 2 पाकिस्तान मेड पिस्टल, 2 पिस्टल मैगजीन, 2 हैंड ग्रेनेड, 2 लैंडमाइन, AK-47 के 20 राउंड और 3 राउंड 9mm एम्यूनिशन बरामद किया गया है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक 2012 तक कालाकोट एरिया आतंकवाद से खासा प्रभावित था। ऐसे में अगर ये हथियार आतंकवादियों के हाथ लग जाते तो खतरनाक साबित हो सकते थे। तो 2 पिस्टल्स रिकवर हुई हैं, दोनों पाकिस्तान मेड हैं, इनके ऊपर जो लिखा हुआ है। उसके बाद 3 रेडियो सेट कैनवुड के रिकवर हुए हैं, जिसके एक रेडियो सेट के साइड पर मिलिटेंट के कॉल साइंस और उनके नाम भी लिखे गए हैं। उसके अलावा 2 ग्रेनेड रिकवर हुए हैं, 2 लैंडमाइंस रिकवर हुई हैं, पिस्टल मैगजीन, AK का एक मैगजीन और एमुनिशन और साथ एक कुरान रिकवर हुई है। दरअसल सुरक्षा बलों को उनके गुप्तचरों ने इस बाबत सूचना दी थी। वहीं अधिकारी भी इस सफलता का श्रेय गुप्तचरों को दे रहे हैं। तकरीबन 2008 से लेकर 2011 तक 22 मिलिटेंट तकरीबन सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराए थे और उनका ये पुराना असला जो है यहाँ पर अभी भी एक कैशे के तौर पे इन्होंने दबा के रखा हुआ था यहाँ पर, और जिसकी खबर हमें लगातार मिल रही थी। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों में आतंकी वारदातें बढ़ी हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हथियारों की बरामदगी बेहद अहम है। 2007 से 2012 के दौरान कालाकोट एरिया आतंकवाद से प्रभावित था। सेना को आशंका है कि शायद उसी दौरान आतंकियों ने ये हथियार छुपाए होंगे। गनीमत यह रही कि ये आतंकियों के हाथ नहीं लगे। राजौरी से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीर में सेना के जवान हर पल अपनी जान को हथेली पर लेकर घूमते हैं और भारी दबाव में रहते हैं। उनके इसी दबाव को कम करने के लिए श्रीनगर में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में CRPF की तरफ से आयोजित खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हो गया है। कश्मीर में सेना के जवान आए दिन खतरों से जूझते हैं। इस बीच शारीरिक और मानसिक दबाव हमेशा बना रहता है। यही दबाव उन पर हावी ना हो, इसी मकसद से CRPF ने श्रीनगर में स्पोर्ट्स कंपटीशन का आयोजन किया। श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है ताकि जवान मेंटल और फिजिकली तंदुरुस्त रहें, उनका मनोबल ऊंचा रहे और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा सकें। हाँ बिल्कुल, खेलकूद से जवानों का मोराल बड़ा ऊंचा रहता है। जिस तरह आपने कहा, जो उनकी तकलीफ़ें हैं या स्ट्रेस है, मानसिक दबाव है, उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। तीसरा, फिटनेस के बारे में भी अच्छा फ़ायदा होता है और हमारा जो भी काम है, जो हमारी ऑपरेशनल कॉम्पिटेंस है, वो फिटनेस के ऊपर बहुत आधारित है। इसलिए फिटनेस अच्छी होगी तो हम फील्ड में अच्छा काम भी कर पाएंगे। सेना के अधिकारी सबसे संवेदनशील राज्य में जवानों के सामने आने वाली चुनौतियों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसलिए समय समय पर खेलों का आयोजन करके जवानों के लिए बेहतर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रखने के लिए CRPF ने इन खेलों का आयोजन किया है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ राजीव वधवा, जी मीडिया।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में बिजली पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। उस पर भीषण गर्मी ने जीना मुहाल कर दिया है। बढ़ती गर्मी ने पुंछ में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोग बिजली पानी की समस्या से दो चार हो रहे हैं। इस बार गर्मी सिर चढ़कर बोल रही है। पहाड़ी राज्य हिमाचल और जम्मू कश्मीर भी इससे अछूते नहीं हैं। जम्मू में पारा कई बार 40 के पार पहुंच चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में बढ़ती गर्मी से लोग खासे परेशान हैं। रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है और इस बीच बिजली गुल और पानी की किल्लत मुश्किलें बढ़ाने वाली है। लोगों की मांग है कि संबंधित विभाग इस तरफ ध्यान देकर बिजली और पानी की सप्लाई को जारी रखे। इतनी गर्मी शिद्दत की पड़ी है, ऐसी गर्मी कभी नहीं हुई। 35-40 के करीब है। इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी है पुंछ के अंदर। लेकिन आया किसी डिपार्टमेंट को भी चाहिए, बिजली वालों को और पानी वालों को, इनको भी जिला इंतजामिया को चाहिए कि इनको भी कस के रखना है। जैसी गर्मी की शिद्दत है ऐसे ताकि जिला इंतजामिया को भी मुहतरक रहना चाहिए। आलम यह है कि लोग फ्रूट, नींबू पानी और जूस के सहारे गर्मी को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोग चाहते हैं कि सरकार बढ़ती गर्मी को मद्देनजर रखते हुए पर्याप्त बंदोबस्त करे। रमजान का महीना चल रहा है, कुछ लोग नींबू ले रहे हैं, कुछ लोग तरह तरह के फल फ्रूट ले रहे हैं, लेकिन गर्मी इतनी है कि हद से ज़्यादा है। आजकल बर्दाश्त के बाहर है गर्मी। तो मेरी ज़्यादातर ये इंतज़ामिया से गुजारिश रहेगी कि बिजली और पानी का जो है इसका खास ख्याल रखें। रमजान के महीने को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने सरकार से बिजली पानी की समस्या को दूर करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया। रोजा रखने वाले कैदियों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब की जेलों में रोजा खोलने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। रमजान के पाक महीने के मद्देनजर पंजाब की जेलों में रोजा रखने वाले कैदियों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। रमजान का पाक महीना चल रहा है। इस दौरान मुस्लिम भाई रोजा रखकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इस बीच पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों पर सूबे की जेलों में भी खास इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत मुस्लिम कैदी और बंदियों को रोजा रखने और खोलने के लिए खास सेवाएं दी जा रही हैं। इस दौरान उनके खान पीन की तरफ भी खास ध्यान दिया जा रहा है। मलेरकोटला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट जगजीत सिंह बराड़ ने इस बाबत विस्तार से जानकारी दी। बंदियां दे रोजे रखने वास्ते स्पैशल डाइट का प्रबंध किया गया है, जो कि असीं उन्हां नूं मुहैया करा रहे हैं अते उन्हां दे रोजे खोलण अते रखण दा स्पैशल प्रबंध किया गया है। उस तो बाद जो भी बंदी नूं कोई मैडिकल की सहूलत की लोड़ पैंदी है वो साडे वल्लों उन्हां नूं समय-समय ते मुहैया कराई जाती है। उधर इस मौके पर शहरवासी भी सरकार के प्रयास को सराहते हुए शुक्रिया कर रहे हैं और आपसी भाईचारा, अमन और सुरक्षा की कामना कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਰਹੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। प्रशासन की इस पहल से कैदियों को सहूलियत होगी, वहीं उन्हें सुधरने का भी मौका मिलेगा। रोजा रखने वाले कैदियों के लिए किए गए विशेष प्रबंधों का आम लोगों ने भी स्वागत किया है। मलेरकोटला से शेख करार हुसैन के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया। रीजनल लेवल पर एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है। जल्द ही नई पॉलिसी का ऐलान होगा। अगले 4 दिनों के भीतर केंद्र सरकार अपनी नई सिविल एविएशन पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। इस नई पॉलिसी के तहत आधा घंटे की यात्रा के लिए अधिकतम किराया 1200 रुपए, जबकि 1 घंटे के सफर के लिए अधिकतम किराया 2500 रुपए ही लिया जा सकेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने साफ किया है कि अब एयरलाइंस कंपनियां इमरजेंसी में यात्रियों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगी। सरकार की नई पॉलिसी के तहत यात्रियों को आधे घंटे की यात्रा के लिए ज्यादा से ज्यादा 1200, जबकि 1 घंटे की फ्लाइट के लिए अधिकतम अब 2500 रुपए का ही भुगतान करना होगा। खास बात यह है
कि इस किराए में सभी तरह के चार्जेस भी शामिल होंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के इस फैसले के पीछे बड़ी वजह रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। फैसले के मुताबिक टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए हवाई किराए पर कैप रहेगा, जबकि बड़े शहरों में हवाई किराए पर कोई कैप नहीं होगा। एयरलाइंस पर अक्सर आपात समय में यात्रियों से मनमाना किराया वसूल करने के आरोप लगते रहे हैं। इसके बाद ही सरकार ने अब निजी एयरलाइंस पर नकेल कसने के लिए ये नई पॉलिसी तैयार की है। मेक्सिको ने एनएसजी ग्रुप में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में मेक्सिको पहुंचे थे। 5 देशों का सफल दौरा करने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक्सिको से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। इस बीच मेक्सिको ने भी एनएसजी की मेंबरशिप के लिए भारत का समर्थन करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैक्सिकन राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो से पिछले 2 साल में आज तीसरी मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोलर एनर्जी को लेकर एग्रीमेंट हुए। We are now looking to move beyond a buyer-seller relationship and into a long-term partnership. इस ऑफिशियल मीटिंग के बाद नीटो खुद पीएम मोदी को कार ड्राइव कर एक रेस्टोरेंट में ले गए, जहां दोनों ने शाकाहारी खाना खाया। पीएम मोदी को नीटो अपने घर भी लेकर गए। इसके अलावा मेक्सिको ने भी आज एनएसजी की मेंबरशिप के लिए भारत को अपने समर्थन का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समर्थन के लिए मेक्सिको के राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया। I thank President Peña Nieto for his positive and constructive support for India's membership of the Nuclear Suppliers Group. एनएसजी में भारत की दावेदारी मजबूत होती देख पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने भी एनएसजी में सदस्यता के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। गोवा में कस्टम विभाग में नौकरी के लिए जारी शपथ पत्र में आरएसएस या दूसरे गैर कानूनी संगठन से जुड़े होने की जानकारी मांगी गई है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। गोवा में कस्टम विभाग में नौकरी के लिए जारी शपथ पत्र पर विवाद खड़ा हो गया है। शपथ पत्र में आरएसएस को गैर कानूनी संगठन कहा गया है। इस शपथ पत्र में राजस्थान के रहने वाले एक उम्मीदवार से आरएसएस या किसी दूसरे गैर कानूनी संगठन से जुड़े होने पर जवाब मांगा गया है। कस्टम विभाग की ओर से जारी पत्र में लिखा है कि आप आरएसएस या किसी दूसरे गैर कानूनी संगठन से जुड़े तो नहीं हैं। शपथ पत्र के मुताबिक इस तरह के किसी संगठन से जुड़े होने पर उम्मीदवार को नौकरी नहीं मिलेगी। बीजेपी ने इसे आरएसएस के खिलाफ कांग्रेस की साजिश बताया। साजिश सी शुरू से कि जिस दिन हिंदू इकट्ठा हो जाएगा उस दिन किसी और के लिए जगह नहीं होगी। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मामले पर जानकारी होने से इनकार कर दिया। मेरे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, इसके आगे मुझे और कुछ नहीं कहना। कांग्रेस ने भी विवाद पर प्रतिक्रिया दी और बीजेपी को घेरा। सारी बाबू लोग ऐसा संगठन में मेंबरशिप ले लिया तो ये एक ना एक दिन बनाना रिपब्लिक बन जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। केंद्र में बीजेपी के सत्ता में होते हुए आरएसएस को लेकर शपथ पत्र में की गई शब्दावली के इस्तेमाल के बाद केंद्र सरकार की किरकिरी तो हुई ही है। बिहार में नील गायों को मारे जाने के मामले पर मोदी सरकार के 2 मंत्री आमने सामने आ गए हैं। बिहार के मोकामा में 3 दिन के अंदर 250 से ज्यादा नीलगायों की हत्या पर केंद्र सरकार के 2 मंत्री आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने नीलगायों की हत्या के लिए पर्यावरण मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया है। तस्वीरें बिहार के मोकामा की हैं। नील गायों को निशाने पर लेते ये शूटर्स हैदराबाद से आए हैं। दरअसल बिहार के मोकामा में फसलों की बर्बादी रोकने के लिए 3 दिन में 250 से ज्यादा नील गाय मारे गए हैं। नील गायों की हत्या के लिए जिन शूटर्स को बुलाया गया वो अपनी तारीफ कर रहे हैं। काफी मेरा नाम था इंडिया में, क्योंकि और कोई ऑथराइज्ड आदमी ऐसा नहीं है जो वन विभाग के लिए ये काम करता हो। मेनका गांधी ने इस तरह से नील गायों के संहार पर सख्त ऐतराज जताया है और पर्यावरण मंत्रालय को जिम्मेदार बताया है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यहाँ हर स्टेट को लिख रही है कि आप बताओ किसको मारना है, हम इजाजत दे देंगे। पता नहीं क्या हवस सी आ गई है मारने की। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है। वो राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देती है, ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये कानून पहले से बना हुआ है। हालांकि जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थीं,
वो नील गायों के मारे जाने से खुश हैं। 250-300 नील गाय मारा जा चुका, काफी किसान का भी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि किसानों की चिंता उन्हें भी है, लेकिन नील गायों को यूं मारा जाना सही नहीं। नील गायों को मारना ये हत्या एक बहुत बड़ा एक्सट्रीम कदम है। पर्यावरण मंत्रालय भले ही कानूनों का हवाला दे रहा हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसमें नीलगायों की हत्या के बजाय उन्हें घने जंगलों में भेजा जा सके। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं के मदुरई और कुछ अन्य इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को परेशानी हो रही है। केरल के बाद अब मानसून ने दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में भी पैर पसारने शुरू कर दिए। आज तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोगों ने मानसून के बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। केरल के बाद आज तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई शहरों में भी हुई मानसून की झमाझम बारिश लोगों के चेहरों पर मुस्कान ले आई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर और विजयवाड़ा में बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं तमिलनाडु के मदुरई और कुछ अन्य इलाकों में पानी जमा होने से लोग परेशान दिखे। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक मानसून के देश भर में फैलने का अनुमान है। हालांकि आज उत्तर भारत के कई शहरों में भी आसमान में बादलों का जमावड़ा दिखा। उत्तराखंड में भी बिन मौसम बारिश और ओले गिरने से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून के सामान्य से भी बेहतर रहने की भविष्यवाणी की गई है। और अब नजर डालते हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के प्रमुख शहरों के तापमान पर। केरल में मानसून की दस्तक और पहाड़ों पर बारिश के बावजूद हिसार में पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा, जबकि दिल्ली, चंडीगढ़ के तापमान में थोड़ी नरमी जरूर देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ में बुधवार को हुई बूंदाबांदी ने सिटी ब्यूटीफुल में कुछ हद तक पारा गिराने का काम किया। दिल्ली में भी 1-2 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन हरियाणा का हिसार गर्मी के मामले में नरम पड़ने को राजी नहीं है। यहाँ तापमान लगातार 44 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है, जबकि साइबर सिटी गुड़गांव में भी अधिकतम तापमान 41 डिग्री नोट किया गया, जो पिछले दिनों के मुकाबले 2 से 3 डिग्री कम है। वहीं राजधानी दिल्ली का पारा 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं चंडीगढ़ के लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब के शहरों में बीते दिनों के मुकाबले तापमान में आंशिक बढ़ोतरी जरूर दर्ज हुई है। बठिंडा में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में 42 डिग्री, लुधियाना में 41 और पटियाला में 39 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। पहाड़ों पर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बावजूद इसके शिमला, मनाली और श्रीनगर में पारा घटने का नाम नहीं ले रहा है। शिमला और मनाली में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर में 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गुलमर्ग में भी पारा 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। पहाड़ों पर बादल मेहरबान तो हो रहे हैं, बावजूद इसके मनाली और गुलमर्ग में पारा घटने की बजाय बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस की टेनिस स्टार मारिया शारापोवा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल डोप टेस्ट में फेल रहने पर शारापोवा पर 2 साल का बैन लगा दिया गया है।